हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। फिजिक्स इजी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, अपना कॉपी और पेन ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन को समझना। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, खूब मजा आएगा। और बहुत सारे चीजें हमने बहुत सारे न्यू थिंग्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जैसे हम मान लो कोई स्टोन को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो स्टोन ऊपर जाता है, उसके बाद कुछ देर बाद क्या होता है, स्टोन नीचे आ जाता है। तो नीचे क्यों आता है स्टोन, तो आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, स्टोन ऊपर से नीचे चला आता है। तो न्यूटन सर थे, एक बार एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और वो कुछ नैप कर रहे थे, सोच रहे थे या सो रहे थे। अचानक से उनके ऊपर क्या है, एप्पल गिरता है सर पे। उनके सर पे क्या गिरता है, एप्पल गिरता है। तो न्यूटन सर, जब एप्पल गिरता है तो न्यूटन सर सोचने लगते हैं एप्पल क्यों गिरा। तो उनको एक आइडिया लगा कि इसका मतलब कि इस संसार में या फिर इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उनको एक आइडिया मिला कि जो हमारा अर्थ है वो क्या कर रहा है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है। जो हमारा अर्थ है वो एप्पल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज हमारा अर्थ है और यहाँ पे एप्पल है, तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगा, अर्थ के सेंटर की तरफ क्या है, फोर्स लगा। और ये क्या, एप्पल हमारा फॉल हो गया अर्थ पे। एप्पल कहाँ पे फॉल हो गया, अर्थ पे। ठीक है बच्चों, एप्पल कहाँ फॉल हो गया, अर्थ पे। उसी तरह एक आइडिया उनके दिमाग में आया कि ओ, इसका मतलब कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ मून इसीलिए रिवॉल्व करता है। अर्थ के चारों तरफ मून इसीलिए रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो उनको एक आइडिया लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या है, जो मून हमारा क्या अर्थ की तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है। फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो मून रिवॉल्व कर रहा है ये अर्थ की तरफ फॉल क्यों नहीं कर जाता है। जो हमारा मून है रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व अर्थ की तरफ, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये क्या है, अर्थ की तरफ गिर क्यों नहीं जा रहा। why does not it fall, why does not it fall, ये हमारा अर्थ की तरफ क्यों नहीं गिर जा रहा है, क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उन्होंने एक सिंपल सा फिनोमेना से डिस्कस किया। वो फिनोमेना क्या है, आप लोग भी इसको डे टू डे लाइफ में करते हैं। आप भी इस फिनोमेना को डे टू डे लाइफ में करते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा पत्थर ले लेते हैं, ठीक है, और उसको एक थ्रेड से बांध के इसको चारों तरफ क्या करते हैं, घुमाते हैं। थ्रेड से बांध के इसको चारों तरफ क्या करते हैं, घुमाते हैं। क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन करने लगता है, एक सर्किल में मूव करने लगता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, घूमने लगता है। लेकिन क्या ये सेंटर की तरफ आ जाता है क्या, जब इसको हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ से, जो हाथ से पकड़ के इसको हम लोग घुमा रहे हैं, जब यहाँ से छोड़ देंगे तो क्या होगा, कि जिस पॉइंट पे रहेगा उसकी क्या है, टेंजेंशियल भाग जाएगा, आगे की तरफ भाग जाएगा। सपोज यहाँ पे है, इसको हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, इधर आगे की तरफ भाग जाएगा। यहाँ पे छोड़ दिया तो क्या होगा, आगे की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छोड़ा तो इधर की तरफ भाग जाएगा, यहाँ पे छोड़ा तो इधर की तरफ भाग जाएगा। तो एक हमको आइडिया लग रहा है, क्या आइडिया लग रहा है, कि हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, जो इसका मैग्नीट्यूड है यूनिफॉर्म है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मींस एक्सीलरेशन का केस आ गया, एक्सीलरेशन का केस आ गया। तो इसका मतलब कि सेंटर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर की तरफ क्या है, फोर्स लग रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन करा रहा है। इस फोर्स को बोलते हैं सॉरी, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए तब तक। फिर यहां से पॉइंट निकल के आता है कि जितने भी चीजें घूम रही हैं, जितने भी चीजें, मान लेते हैं अर्थ और यहाँ पे मून घूम रहा है, इसका मतलब सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे अंदर एक एक्सेलरेशन भी आता है, रेडियल एक्सेलरेशन, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हम लोग 11th में पढ़ेंगे। अंदर की तरफ क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, जो उसको मूव करा रहा है, जो क्या कर रहा है, सर्किल में मूव करा रहा है अर्थ के चारों तरफ, वो क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, मून को अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व करा रहा है। उसी तरह जो हमारा सन है, इन द सेम वे जो हमारा सन है,
मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सन है और हमको पता है कि सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे क्या 8 प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व करते हैं, घूम रहे हैं। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और सबका ऑर्बिट क्या है, अलग अलग है। सबका ऑर्बिट क्या है, अलग अलग है। कोई स्मॉल ऑर्बिट से घूम रहा है जो उसके पास है, कोई बड़ा ऑर्बिट से घूम रहा है उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, और सबका अलग अलग टाइम पीरियड है एक चक्कर कंप्लीट करने का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक आइडिया मिला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहता तो क्या होता, सन के अराउंड क्या है, प्लैनेट्स नहीं घूमते, तो फिर क्या होता, हमारा जो सोलर सिस्टम है क्या है, सोलर सिस्टम ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमको कभी धूप ही नहीं मिलती, हमारे अर्थ को धूप ही नहीं मिलती। आया समझ में? तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहता तो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही ना करता। आई बात समझ में? तो ये है इसका मतलब एक फोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों, इसके डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखने को मिलता है। कोई भी चीज फॉल कर रही है, ऊपर फेंका नीचे आ गई, क्यों आई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ गई। ये बात समझ में आई बच्चों? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन बहुत अराइज होता है, एक क्वेश्चन बहुत अराइज होता है कि कोई भी, जैसे मान लो अर्थ है, न्यूटन सर थे, उनके दिमाग में भी आया कि अर्थ है, ठीक है, ये RTH अर्थ, यहां पे एप्पल है, एप्पल है। तो जैसे ये ऊपर से नीचे गिरता है, इसका एक्सेलरेशन तो हमको देखने को मिलता है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और सेम ग्रेविटेशनल फोर्स एप्पल, अब क्या है, नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जितना अर्थ इस पे फोर्स लगाएगा, एप्पल भी क्या करेगा, अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाएगा, और उसको क्या करेगा, पुल करेगा। क्या करेगा, पुल करेगा विद द सेम फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। आई बात समझ में? लेकिन हम देखते हैं कि जो एप्पल होता है वो हमारा क्या है, अर्थ की तरफ फॉल होता है, लेकिन जो हमारा अर्थ है वो एप्पल की तरफ फॉल नहीं होता है। तो ये इसका आंसर आप लोग सोचिए और बताइए ऐसा क्यों होता है। हम ये नहीं देखते कि एप्पल खींच रहा है अर्थ को, हम देखते हैं कि एप्पल के अर्थ पे फॉल हो रहा है, या फिर कोई स्टोन है अर्थ पे फॉल हो रहा है, या कोई अदर थिंग्स। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, पहले इसको देख लीजिए। होता क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमको पता है F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, F इक्वल टू m में होता है। अब देखिए बच्चों क्या होता है, यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अब देखो बच्चों, हमको पता है उल्टा रिलेशन है एक्सेलरेशन का, क्या है, मास के साथ उल्टा रिलेशन। अगर मास बहुत ही कम होगा तो एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा होगा, अगर मास बहुत ही कम होगा तो एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा होगा। या फिर अगर एक्सेलरेशन बहुत कम है, सॉरी, मास अगर बहुत कम है या मास बहुत ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ही कम होगा, वेरी लेस, वेरी लेस। अब देखो जरा क्या हो रहा है, एप्पल के केस में क्या हो रहा है, एप्पल का मास क्या है, बहुत ही कम है, एप्पल का मास बहुत ही कम है, स्टोन का मास बहुत ही कम है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, और बहुत तेजी से क्या होगा, अर्थ की तरफ फॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। कितना है मास ऑफ अर्थ, कितना है, 6 × 10⁻24 kg है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा मास है। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा कितना होगा, नेग्लिजिबल होगा, मतलब जीरो के बराबर, बहुत ही कम नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अर्थ कहीं मूव नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, ये कहीं नहीं जा रहा, और ये हमको दिखाई देता है कि जो एप्पल है क्या है, किधर फॉल हो रहा है, अर्थ की तरफ, क्योंकि इससे एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, नेग्लिजिबल, लगभग जीरो हो जा रहा है। इसलिए हमको दिखाई देता है कि सिर्फ एप्पल या स्टोन जो होता है अर्थ पे फॉल कर रहा है, ना कि अर्थ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट डाउन दिस। अब हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या है और ये क्या होता है एक्चुअल में। तो न्यूटन सर ने जब एप्पल ऊपर वाली घटना हुई बाद में 1687 में एक लॉ दिया,
जो कि वैलिड था, जितने भी स्मॉल मासेस थे, हैवी मासेस थे, सेलेस्टियल बॉडी, टेरेस्ट्रियल बॉडी, सबके लिए क्या था ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का था, वैलिड था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसमें होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, नोट कर लो। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट every object with a force which is directly proportional to product of their masses. Product means multiplication of product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the two objects. आई बात समझ में? तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the two objects. इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग समझते हैं एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको समझते हैं जरा। सपोज हमारे पास दो मास है m1 एंड m2। ठीक है, सपोज we have two masses that is which is m1 and m2। सपोज हमारे पास दो मासेस हैं, एक मास है m1, एक मास है m2। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेंटर से सेंटर की तरफ, यहाँ पे दो पॉइंट है, इसका सेंटर है, सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करती है। ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, ये फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ। तो एक चीज याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। ये चाहे तो ऐसे ऐसे भी अट्रैक्ट कर सकता है ना, ऐसे साइड से भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन नहीं, ये सेंटर की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना r है, तो जो फोर्स लग रहा है, m1 फोर्स लगा रहा है m2 के ऊपर इस डायरेक्शन में, m2 फोर्स लगा रहा है m1 की तरफ इस डायरेक्शन में, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस क्या है, m1 है m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू। देखो, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू, तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे G क्या है, G को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है G की, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई बात समझ में? तो जो इसकी वैल्यू होती है G की, कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई बात समझ में? ये G की वैल्यू किसने दी थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। किसने दिया था, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। ये जब न्यूटन सर ने ये लॉ दे दिया था, उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद में उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, एक स्प्रिंग बैलेंस का कोई एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे इन्होंने ला दिया था। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश सर ने। ठीक है, और ये वैल्यू थी क्या थी, G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कई बार लोग पूछते हैं कि इसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो G की यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको पता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, तो इसको समझाते हैं। सेंसिटिव बैलेंस, एक सेंसिटिव बैलेंस का यूज किया था, स्प्रिंग बैलेंस करा था, सेंसिटिव बैलेंस, वहां से हमें पता लगा था। तो यहां से क्या हो जाएगा,
एफ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी m1 m2, जी बराबर क्या हो जाएगा यहां से एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स की वैल्यू क्या है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे मास का केजी इंटू केजी क्या आ जाएगा केजी स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिट निकल के आएगी क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आएगा समझ में बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज याद रखना, दिस लॉ इज होल्ड फॉर ऑल बॉडीज, ठीक है, और वैलिड है जितने भी मीडियम है, सारे मीडियम के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल मीडियम। और दूसरी बात क्या है, वैलिड फॉर ऑल मीडियम, ठीक है, ये नहीं कि पानी में कुछ और हो जाएगा जी की वैल्यू, सॉलिड में कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ, वैलिड फॉर ऑल मीडियम। आएगा समझ में, तो ये भी इसको नोट कर लीजिए बच्चों, वैलिड फॉर ऑल मीडियम, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडीज, स्मॉल बॉडीज, बिग बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, टेरेस्ट्रियल बॉडीज, सबके लिए, जो अर्थ पे है, जो आसमान में, आकाश में, अंतरिक्ष में, स्पेस में, उनके लिए, सबके लिए वैलिड है ये, होल्ड्स फॉर ऑल, यूनिवर्सल लॉ, इसलिए इसका नाम दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। प्लीज नोट डाउन दिस, उसके बाद एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। प्लीज सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है, पॉज करके इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है और यहाँ पे मून दिया हुआ है, दोनों के मासेस दिए हुए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, आर की वैल्यू दी है, कितना दिया है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। क्या पूछा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून, अर्थ मून पे कितना ग्रेविटेशनल का फोर्स लगा रहा है, ठीक है बच्चों। तो अपने पास फार्मूला पता है क्या, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान देखो क्या हो जाएगा जी, और m1 की जगह क्या मान लेते हैं मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पे m2 की जगह मान लेंगे मास ऑफ मून अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे, हमको पता है जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये भी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ जी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर 3.84 इंटू 10 की पावर 5। और ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमको पता है कि 1000 किलोमीटर में 1000 मीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.84 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3, कितना हो जाएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 मीटर हो जाएगा। आएगा समझ में। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से देखो पहले जितने भी वैल्यूज हैं, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 11 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 11 बचेगा, और ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो कितना बचेगा देखो, यहाँ पे 2 डिजिट पर डेसिमल, यहाँ पे 2 डिजिट पर डेसिमल, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो क्या बचेगा 667 इंटू 10 की पावर 22 माइनस 10 की पावर माइनस 11, कितना आ जाएगा 10 की पावर प्लस 11 हो जाएगा, और 10 की पावर 24, 11 और 24, और उसमें से 8 क्या माइनस कर देंगे जब ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 10 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 10 नीचे आ जाएगा। ओवरऑल देखो क्या होगा इंटू 6 इंटू 74 इंटू देखो कितना हो जाएगा 24 11, ठीक है 24 और 11 यहाँ बचा, और 10 की पावर 9 ऊपर, क्योंकि इसका भी 10 आएगा नीचे, 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 24 प्लस 11 माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 384, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ओवरऑल, यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 2 10 की पावर 26 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग वैल्यू आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी, कितना आ जाएगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून कितना आ जाएगा 2.02 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवीजन करना, मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके इंपॉर्टेंस क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप लोग।
दैट विल बी वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे क्लास तो है नहीं लाइव, आपका टाइम बर्बाद होगा और ईच एंड एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट। तब पढ़ते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है बच्चों, या फिर उसके इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो राइट डाउन द हेडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो जो भी हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता प्लैनेट्स के बीच में, सन और प्लैनेट्स के बीच में, तो क्या होता, जो भी हमारा सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो हमको धूप मिल रहा है वो तो मिलता ही नहीं। उसके अलावा जो भी फ्लो ऑफ रिवर है, हमको पता है कि जितने भी नदियां बह रही हैं सब प्लेन में बहती हैं, और ये कहाँ से फॉल कर रही है, ऊपर से, कहीं झरने वरने से या फिर कहीं ग्लेशियर वगैरह से आ रही है ना। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो ये नीचे ना आते, नीचे ना आते तो नदियां फ्लो नहीं करती। इसके अलावा जो भी टाइड्स आते हैं हमारे समुद्र में, मून्स और सी में जो टाइड्स आते हैं किसकी वजह से आते हैं, मून्स की वजह से और सन की वजह से। ठीक है, लो टाइड्स हाई टाइड्स, तो भी क्यों पॉसिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है। आए बात समझ में, जो हमारा अर्थ है अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, इसके अलावा एक और चीजें पूछी जाती हैं कि जो हमारा अर्थ और मून के बीच, जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ मून क्यों रिवॉल्व करते हैं, तो उसके पीछे का भी लॉजिक यही है। क्या लॉजिक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहता तो क्या होता, तो हमको चांद की रोशनी नहीं मिलती, चांद हमारे चक्कर नहीं काटता। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस है, जो हमारा एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस है, जितने भी गैसेस हमारे अर्थ के नियर है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास जितने भी गैसेस हैं वो किसकी वजह से हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, अट्रैक्शन की वजह से है। अगर ये ना रहता, हमारा ग्रेविटेशन सेंटर की तरफ ना खींच रहा होता इनको, क्या होता, जितने भी गैसेस है क्या होती हैं, सब उड़ जाती और हमको सांस नहीं ले पाते, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता अर्थ पे। ठीक है, और ग्रेविटेशनल की वजह से ही हम लोग क्या अर्थ पे मूव कर पाते हैं, नहीं तो उछल उछल के कूद कूद के चलते हैं। ठीक है, वहां जाना, यहाँ से जंप के जुम्बा पाप होती है क्रिस की तरह। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हम लोग ग्रेविटेशनल की वजह से जो हमारा अर्थ है क्या, हम लोग को होल्ड करके रखे हुए हैं और आराम से हम लोग क्या करते हैं, वॉक करते रहते हैं आराम से। आई बात समझ में। उसके बाद फ्रिक्शन ऑक्शन का फिनोमेना आता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।